हाय एवरीवन, मॉडल सेट कर रहे थे हम लोग सेट 3 और उसमें से क्वेश्चन नंबर 14 तक जो है हम लोग कर लिए थे। आज उसके आगे जो सेक्शन सी है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, उसमें हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कन्वर्सन है। बेंजीन को बदलना है पारा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। एक कन्वर्सन ऐसा है, ए नंबर। बी नंबर में है, इसमें बेंजीन को ही बदलना है, लेकिन बदलना किस में है? मेटा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन। और एक लास्ट है इसमें सी नंबर, जिसमें बेंजीन को बदलना है टॉल्यूइन में। ऐसा इसके पहले जो मॉडल सेट 1 और 2 में हम लोग कन्वर्सन देखे, उस तरह के आसान कन्वर्सन्स नहीं है। ये कंसेप्चुअल है, सोचना पड़ेगा इसमें चीज़ों को, उसके बाद जो है बनेगा यह। और क्या सोचना पड़ेगा, ध्यान से समझोगे। सबसे पहले जो दिया हुआ है इसमें वह बेंजीन है। बनाना है पारा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन, मतलब दिस वन। दिस इज पारा नाइट्रो ब्रोमोबेंजीन। तो इसके पहले सेकेंड मॉडल सेट में जो कन्वर्सन हम लोग किए थे ना, उसमें से क्या था कि बेंजीन में कोई एक ही ग्रुप जुड़ रहा था। एक बार अल्काइल बेंजीन बनाना था, एक बार नाइट्रो बेंजीन बनाना था, एक बार क्लोरोबेंजीन था। इस बार देखोगे तो बेंजीन में दो ग्रुप्स जुड़े हुए हैं, NO2 और Br। अब ऐसा कोई रिएक्शन होता नहीं है जिसमें एक साथ ऐसे अलग अलग ग्रुप्स जुड़े। अब यहाँ Br और NO2 दो ग्रुप्स जुड़े हुए, इसका मतलब सोचना पड़ेगा कि पहले Br को जोड़ा जाए कि पहले NO2 को जोड़ा जाए। वैसे ज़रा इस रिएक्शन को देखो, इसमें भी वही है, बेंजीन दिया हुआ है और इस बार बनाना है मेटा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन। ये देखो अंतर देख रहे हो। हैलोजन तो चलो सेम ही है, यहाँ से भी आप नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 1 2 3। NO2 यहाँ 4th पोजीशन पे है, यहाँ NO2 जो है वह 3rd पोजीशन पे है, मेटा पे है, और वहाँ कहाँ चला गया? पारा पे। तो ये दोनों रिएक्शन करीब करीब सिमिलर हैं, लेकिन एक नहीं है। अब बताए कि जब ऐसे बेंजीन रिंग में दो ग्रुप्स जुड़ रहे हों तो फिर यहाँ सोचना पड़ता है कि पहले कौन से ग्रुप को जोड़ा जाए। पहले यहाँ ब्रोमीन को जोड़ोगे या पहले NO2 को? दोनों एक साथ नहीं जुड़ सकते हैं। वैसे यहाँ पहले क्लोरीन जोड़ोगे या पहले NO2 को? तो बड़ा सिंपल सा है, समझोगे। यदि बेंजीन में पहले आप ब्रोमीन जोड़ते हो तो ब्रोमीन कहीं भी जुड़ सकता है। चूँकि बेंजीन अभी फ्री है, इसमें कहीं कोई ग्रुप नहीं है, इसके सारे 6 पोजीशंस आइडेंटिकल हैं। तो फर्स्ट बार इसका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाओगे तो जो इलेक्ट्रोफाइल होगा, अभी के केस में ब्रोमीन, वह कहीं भी जुड़ सकता है। तो हम लोग यहाँ जोड़ दिए। अब अगेन जब तुम इसका रिएक्शन करवाओगे नाइट्रिक एसिड से, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+, तो अब यह NO2+ इसमें कहीं भी नहीं जुड़ सकता है। अब यह NO2+ कहाँ जुड़ेगा वह डिसाइड करेगा पहले से जो ब्रोमीन प्रेजेंट है यहाँ, वो। समझ रहे हो बात को? उसी प्रकार से यहाँ भी मान लो कि तुम पहले से क्लोरीन जोड़ दो, तो क्लोरीन जोड़ दोगे तो क्लोरीन तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहीं भी जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ दिए। अब अगेन फिर से यहाँ तुम NO2 जोड़ोगे तो अभी NO2 कहाँ जुड़ेगा ये डिसाइड करेगा क्लोरीन। तो फर्स्ट ग्रुप बेंजीन में जोड़ना हो तो कहीं भी जुड़ सकता है, क्योंकि सारे पोजीशंस फ्री हैं, सारे पोजीशंस आइडेंटिकल हैं, कहीं भी जुड़ जाएंगे। लेकिन एक ग्रुप जुड़ जाए, उसके बाद किसी को आप जोड़ो तो फिर सारा काम डिसाइड करेगा जो पहले से ग्रुप प्रेजेंट है सो। अब इस हैलोजन के बारे में हम लोग जानते हैं कि ब्रोमीन या क्लोरीन जो भी है, सब में ऐसे 3-3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, मतलब लोन पेयर्स होते हैं। और जिस ग्रुप में ऐसा लोन पेयर डायरेक्ट हो जो बेंजीन से जुड़ा हुआ है, मतलब ऐसे ग्रुप में +R या फिर +M इफेक्ट हो। और जिसमें +R और +M इफेक्ट होता है, बेसिकली ऐसे ग्रुप को हम लोग ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग ग्रुप बोलते हैं। मतलब कि इस ग्रुप के रहते अब कोई इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर पारा पे जुड़ेगा। दो प्रोडक्ट बनेंगे ऑर्थो और पारा वाले। पारा मेजर प्रोडक्ट होता है।
सेम चीज़ यहाँ होगा, यहाँ भी इस क्लोरीन के पास जो है प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट होना है। मतलब यह भी अब आगे किसी ग्रुप को जोड़ेगा तो या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या फिर कहाँ जुड़ेगा, पारा पे जुड़ेगा। तो यहाँ तो चलो बात समझ में आ रही है कि यहाँ NO2 जो है अब जुड़ेगा ऑर्थो पे चाहे पारा पे, और पारा मेजर है तो पारा ही हम लोग को बनाना है। मतलब यहाँ काम कर जाएगा कि बेंजीन को पहले ब्रोमो बेंजीन में बदल लो और तब ब्रोमो बेंजीन को जो है आप नाइट्रेशन करवाओ इसका, तो प्रोडक्ट बन जाना है। लेकिन यहाँ यदि सोचोगे और यहाँ भी बेंजीन से पहले क्लोरोबेंजीन बना लिए तो अगेन या क्लोरोबेंजीन में NO2 ग्रुप या तो ऑर्थो पे जुड़ेगा या पारा पे, लेकिन जोड़ना कहाँ है, मेटा पे। तो ऐसे तो नहीं होगा, तो फिर कैसे होगा, तो इसमें क्या करना होगा कि पहले NO2 को जोड़ना होगा। अब NO2 यदि जुड़ेगा तो NO2 में है -R या -M इफेक्ट, और ऐसे ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो पहले NO2 जोड़ो ले, उसके बाद इसका रिएक्शन क्लोरीन से करवाओ, तब जा करके यह क्लोरीन जो है मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा। तो इसमें समझना यही था कि पहले क्या करवाएं, पहले हेलोजिनेशन करवाएं कि पहले नाइट्रेशन करवाएं। तो ऊपर वाले रिएक्शन में पहले हेलोजिनेशन होगा, तब यह नाइट्रो ग्रुप जाके पारा पे जुड़ेगा, और इस रिएक्शन में पहले नाइट्रेशन होगा, तब यह हेलोजन ग्रुप जा करके मेटा पोजीशन पे जुड़ेगा, जैसा कि रिएक्शन में है, जिस हिसाब से प्रोडक्ट हम लोग को बनाना है। तो ये बात इसमें सोचना था, काफ़ी कंसेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट था। अब हेलोजिनेशन और नाइट्रेशन तो पता ही होगा क्या रिएजेंट होते हैं इसमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ बेंजीन का हेलोजिनेशन, ब्रोमीन कोई लेविस एसिड कैटलिस्ट एनहाइड्रस FeBr3, तो ये जुड़ गया यहाँ। अब इसको इसमें कन्वर्ट करना है, तो अब हम लोग लगाएंगे कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। अच्छा, और हो गया। अब जा करके फिर NO2 ग्रुप जो है पारा पे जुड़ेगा और वो प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन इस कन्वर्सन को करना चाहोगे तो यहाँ पहले नाइट्रेशन करना होगा, कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एलोंग विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और अब पहले नाइट्रेशन करोगे तो बेंजीन में NO2 ग्रुप जुड़ेगा, कहीं भी जुड़ सकते हो NO2, और तब जा कर के इसका हेलोजिनेशन होगा Cl2 और अब एनहाइड्रस AlCl3, और तब भी जा कर के फिर यहाँ। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, NO2 शुरू में यहाँ जुड़े यहाँ जुड़ तो क्या फ़र्क पड़ता है। अब यदि NO2 यहाँ जुड़ जाएगा तो क्लोरीन इसके रिस्पेक्ट में मेटा पे जुड़ेगा, दिस वन इज मेटा डायरेक्टिंग, तो मेटा मतलब 1 3, तो यहाँ यदि इसको 1 समझोगे तो 1 2 3। अब बोलोगे यहाँ तो नंबरिंग उल्टा किए, तो इसलिए किए क्योंकि नॉमेनक्लेचर में NO2 और हेलोजन में हेलोजन का प्रायोरिटी अधिक होता है, इसीलिए। तो हम लोग को 1 2 से मतलब नहीं, बस मेटा पोजीशन देखो कि NO2 यदि अभी यहाँ जुड़ा हुआ है तो आने वाला क्लोरीन 3 पे जुड़ेगा, तो या तो यहाँ जुड़ेगा या फिर यहाँ, मतलब मेटा बनेगा बस। तो यहाँ पहले जो ग्रुप जुड़ा वह ऑर्थो पारा डायरेक्टिंग था, इसीलिए अगला इलेक्ट्रोफाइल जो है पारा या ऑर्थो पे जुड़ के प्रोडक्ट बनाया, और इसमें पहले नाइट्रेशन करवाए तो NO2 मेटा डायरेक्टिंग है, तो अब इसका हेलोजिनेशन करवाओगे तो कहाँ जुड़ेगा, मेटा पे। समझ गए। तो इसमें इस बात को समझना था। ये तो आसान है, बेंजीन से टॉल्यूइन बनाना है। अब यहाँ टॉल्यूइन का स्ट्रक्चर ही नहीं पता रहेगा तो फिर आगे तो कन्वर्सन कुछ होने से रहा। तो टॉल्यूइन मतलब मिथाइल बेंजीन, बेंजीन में CH3, तो यह सिंपल सा फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है, CH3Cl एनहाइड्रस AlCl3 हो जाएगा, CH3 जाके बेंजीन प्रोडक्ट ऐसा। तो ये थे 5 मार्क्स के लिए 3 कन्वर्सन, काफ़ी इंपॉर्टेंट। ऊपर वाले 2 तो काफ़ी कंसेप्चुअल लगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें 15 के बाद 16 नंबर क्वेश्चन, रेडॉक्स रिएक्शन है, इसका बैलेंसिंग करना है। बैलेंसिंग जानते हो, रेडॉक्स रिएक्शन का 2 मेथड से होता है, एक ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है और दूसरा आयन इलेक्ट्रॉन मेथड है। इसके पहले जो मॉडल सेट सॉल्व किए थे हम लोग, सेट नंबर 2, उसमें आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग दिया हुआ था। इस बार ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंसिंग पूछा है, NCERT बुक क्वेश्चन का डायरेक्ट है, एग्जाम्पल क्वेश्चन। और क्वेश्चन दिया हुआ है MnO4 माइनस Br माइनस कन्वर्ट हो रहा है MnO2 प्लस BrO3 माइनस में। अच्छा,
तो ऐसे इक्वेशन दिया हुआ है, तो सबसे पहले यहाँ वही ऑक्सीडेशन रिडक्शन फाइंड आउट करो कि कौन सा स्पीशीज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। उस आधार पे फिर यहाँ Mn का निकालोगे +7, ऑक्सीजन का तो फिक्स है ना -2, ब्रोमीन का यहाँ -1, Mn का यहाँ +4 और ब्रोमीन का यहाँ हो गया +5। ऐसे ऑक्सीजन का तो -2 ही रहना है। तो उस हिसाब से आप देखोगे तो Mn का जो है +7 से +4 हो गया, मतलब डिक्रीज कर गया, मतलब कि रिडक्शन हुआ। Br को आप देखोगे तो यहाँ -1 से +5 चला गया, मतलब कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गया, तो इसका यहाँ से हो गया ऑक्सीडेशन। ऐसा। अब यहाँ ज़रा ध्यान से समझोगे बात को। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में जब बैलेंसिंग होता है तो इसमें से सबसे पहला चीज़ यही है ऑक्सीडेशन नंबर को बैलेंस करना। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ बैलेंस करना कहने का मतलब कि यहाँ यदि देखोगे अब टोटल इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर, कि टोटल ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ कितना रहा है, तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ +5, लोवेस्ट है -1, तो ऐसे करके निकालते हैं हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, तो आ जाएगा 6। मतलब टोटल ऑक्सीडेशन नंबर जो बढ़ रहा है वो 6 है। तो घट कितना रहा है, टोटल डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। तो टोटल डिक्रीज में हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर है +7 माइनस ये है 4, तो डायरेक्ट लिखो 3। तो ऑक्सीडेशन नंबर टोटल बढ़ रहा है 6, घट रहा है 3। तो ऐसे मेथड में क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन नंबर से आप बैलेंसिंग करोगे तो यहाँ टोटल इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर शुड बी इक्वल टू टोटल डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर। ये याद रखोगे कि यदि ऐसे आप बैलेंसिंग कर रहे हो ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से, तो टोटल जितना बढ़ेगा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ही घटना भी चाहिए। तो टोटल इंक्रीज तो है 6, डिक्रीज कितना है 3, तो 3 है तो एक स्पीशीज के लिए 3 है, तो यदि इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो ये भी 6 हो जाना है। तो जब 2 से इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई करना है किसको, जिसमें डिक्रीज कर रहा था, मतलब ऐसे 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, तो MnO2 यहाँ तो 2 लग जाना है अब, और BrO3 माइनस, तो ऐसा इक्वेशन आ जाएगा। अब जो यह इक्वेशन आया इसमें चलो ऑक्सीडेशन नंबर तो बैलेंस हो गया, और यही मेन हम लोग को बैलेंस करना भी था। अब बारी आता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बैलेंसिंग की। तो दिया हुआ है कि यह जो रिएक्शन है वो बेसिक मीडियम का है। तो क्या इक्वेशन यहाँ से आया है, तो यह इक्वेशन आया है 2MnO4 माइनस प्लस Br माइनस, ये बदल गया है 2MnO2 प्लस BrO3 माइनस। ठीक है, यहाँ तक ऑक्सीडेशन नंबर जो है बराबर है। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को बैलेंस करना है, तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन है, तो क्या पढ़े थे कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन हो रहा है और ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, तो फिर उसके लिए OH माइनस ऐड करना होगा। तो OH माइनस ऐड करो ऑक्सीजन काउंट करके। तो यहाँ देखोगे तो इधर 4 दूना 8 ऑक्सीजन, इधर 2 दूना 4 और 3 7, तो 7 है, तो बराबर करने के लिए एक OH माइनस लगा दोगे, तो ऐसा करने से ऑक्सीजन तो 8 हो जाएगा, ये 4 3 7 और 1 8, लेकिन हाइड्रोजन गड़बड़ हो जाएगा। तो हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम लोग लगाते हैं क्या, H2O। तो फिर से यहाँ गड़बड़ हो गया। गड़बड़ क्या हो गया कि एक ऑक्सीजन बढ़ गया, एक हाइड्रोजन बढ़ गया, तो एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन इधर बढ़ रहा है, इसका मतलब इधर एक OH माइनस और मिला दो, ऐसा। तो अब सब बराबर हो जाएगा, देख लेना, ये 4 दूना 8 और एक 9 ऑक्सीजन, तो 2 दूना 4 3 7 एक 8 एक 9 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2, इधर भी 2। तो ओवरऑल जो बैलेंसिंग आया वो आया 2MnO4 माइनस Br माइनस प्लस H2O, तो ये मिल करके बना 2MnO2 BrO3 माइनस प्लस 2OH माइनस। दिस इज द बैलेंस्ड इक्वेशन। तो करना कुछ नहीं है, बस लगभग सिमिलर ही है। उसमें हम लोग आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग करते थे, तो पहले ऑक्सीडेशन हाफ रिडक्शन हाफ को अलग करते थे। तब यहाँ क्या करोगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन निकाल लोगे, टोटल इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, टोटल डिक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना,
निकालने के बाद ही कैसे निकालेंगे, तो हाइयर ऑक्सीडेशन नंबर माइनस लोअर, तो ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा था यहाँ ब्रोमीन का ना, तो -1 से बढ़ रहा था 5, तो 5 हाइयर हो गया और -1 लोअर, डिफरेंस निकाल दिया, मतलब 6 का इंक्रीज कर रहा है। उसी प्रकार से डिक्रीज, तो डिक्रीज यहाँ +7 से +4 कर रहा है, तो हाइयर वैल्यू माइनस लोअर, तो 3 कर रहा है, तो ये बराबर होना चाहिए। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो ये तब बराबर हो जाएगा जब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये जो Mn वाला है पूरे 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ऐसे। इतना करने के बाद आता है लास्ट में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बैलेंसिंग। तो याद रखना है कि ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए हमेशा OH- ऐड करोगे जिधर ऑक्सीजन कम है, और उसी के अनुसार फिर H2O वगैरह ऐड होगा अपोजिट साइड में हाइड्रोजन का बैलेंसिंग के लिए। ठीक, 5 नंबर का देख लो, एक सिंगल क्वेश्चन है, रेडॉक्स रिएक्शन से बैलेंसिंग तो बनता है, बैलेंसिंग कहीं नहीं जाने वाला है, इसलिए ध्यान से समझोगे और प्रैक्टिस कर लोगे NCERT में जितने क्वेश्चंस हैं सबको, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा डेफिनेटली NCERT बुक से ही आएगा, इसलिए ध्यान रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट जो है इसमें क्वेश्चन नंबर 17, यह क्वेश्चन जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन है, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी केमिकल बॉन्डिंग जो हम लोग पढ़े काफ़ी वाइड और बड़ा सा कंसेप्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा है पोस्टुलेट्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, और फिर बोला है कि MO डायग्राम बनाओ N2 के लिए, ऐसा पूछा है। यदि नोट्स होगा और नोट्स को आप ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे कि यह जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी है ना, बड़ा आसान सा थ्योरी नहीं है। पोस्टुलेट लिखने यहाँ बोला, और इसके पोस्टुलेट हैं कितने जो लिखे गए हैं, मेन पोस्टुलेट सिंप्लीफाई करके वे 22 हैं जो नोट्स में लिखे गए हैं। अब बताओ वे 22 पोस्टुलेट को लिख पाना पॉसिबल है क्या? संभव ही नहीं है, 3-4 पेज में पूरा है, तो बहुत चांस है कि फाइनल एग्ज़ाम में नहीं आना चाहिए। यदि आ जाता है तो फिर उन 22 पोस्टुलेट में जो 4-5 याद होंगे आपको उसको लिख दोगे। अब यहाँ अभी 22 पोस्टुलेट लिख करके बतलाना तो संभव है नहीं, उसके लिए फिर इस चैप्टर का जो थ्योरी बताया गया है मतलब वीडियो, उसमें देखना होगा पूरा डिटेल इसका। तो पोस्टुलेट पूछा है यहाँ, तो बताया कि फाइनल एग्जाम में पूछना तो नहीं चाहिए, क्योंकि कोई भी थ्योरी तब कंप्लीट होता है जब उसके सारे पोस्टुलेट को आप समझोगे और लिखोगे। अब इस थ्योरी के लिए टोटल 22 पोस्टुलेट्स लिखे गए हैं नोट्स में, कम से कम उतना तो लिख के समझना ही होगा। अब वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है एग्जाम में लिखना, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी, ये नहीं कि रट करके लैंग्वेज जैसा लिखना है, बहुत कुछ समझने वाला उसमें है। तो फिर एग्ज़ाम में आता है, यदि आ जाता है, बाय द वे आ जाता है, तो फिर जो 5-6 पोस्टुलेट आपको याद हो उसको लिख देना। मार्क्स क्या मिलेगा कि नहीं मिलेगा वह कॉपी चेक करने वाले पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग अभी करेंगे इसको, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम ऑफ N2 मॉलिक्यूल। पोस्टुलेट की बात हम लोग नहीं करने वाले यहाँ। तो कैसे डायग्राम बनेगा इसका? नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, मतलब कि 1s2 2s2 2p3, ऐसा 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, और 2p में 1 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसा। क्या तरीका है MO डायग्राम बनाने का? एक नाइट्रोजन यहाँ ले लिया जाए, एक नाइट्रोजन यहाँ, नीचे से ऊपर एनर्जी बढ़ेगा, ऐसा। अब नाइट्रोजन का सबसे पहले 1s ऑर्बिटल है, 1s2, उधर भी नाइट्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, इधर भी बनेगा 1s2, ऐसा। अब होता क्या है कि ये जो दो अलग अलग एटम्स के जो 2 ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में लीनियर कम्बिनेशन में भाग लेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। चूँकि लीनियर कम्बिनेशन 2 प्रकार का होता था, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, तो उससे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी 2 बनते थे, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग जो बनता था उसका एनर्जी बेसिकली कम होता था, एंटी बॉन्डिंग का एनर्जी ज़्यादा। चूँकि 1s से बना है तो इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s बॉन्डिंग, और इसका नाम हो जाएगा सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। और फिर इसको यहाँ से हम लोग ऐसे मिला देते हैं, ऐसा। अब 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 यहाँ लोअर एनर्जी में, फिर 2 यहाँ हाइयर एनर्जी में, ऐसे।
मतलब 2 नाइट्रोजन एटम के 1s ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन किए तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाए, सिग्मा 1s बॉन्डिंग और सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग। 1s के बाद अब 2s आ जा रहा है, तो मान लें कि हम लोग यहाँ 2s ऑर्बिटल है 2s2, यहाँ भी मान लिया जाए 2s ऑर्बिटल है 2s2। अगेन ये दोनों मिलेंगे तो एक बॉन्डिंग बनेगा, एक एंटी बॉन्डिंग बनेगा। इसका नाम सिग्मा 2s बॉन्डिंग, इसका नाम सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग। फिर इसको मिला दो यहाँ से, फिर से 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन हो गए तो 2 2। बनाते समय एक बात ध्यान में रखोगे, ध्यान में क्या रखोगे, चूंकि दोनों तरफ के एटम सेम है तो ये जो ऑर्बिटल का एनर्जी होगा सेम, मतलब जितना ऊपर ई बनाओगे उतना ही ऊपर ई भी बनना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। प्रयास करोगे ऐसा, जब वहाँ कॉपी में बनाओगे तो लाइनिंग रहेगा तो ऊपर नीचे होने का बात ही नहीं है। नेक्स्ट आ जाता है 2p। अब 2p में तो 3 ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3, 2p3। वैसे इधर का जो नाइट्रोजन है इसमें भी 3 होंगे, 1 2 3, 2p3 ऐसे। अब ये 3 और 3 6 ऑर्बिटल है तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी 6 बनने वाले हैं, 3 बॉन्डिंग और 3 एंटी बॉन्डिंग। तो 3 बॉन्डिंग में से, चूँकि p में 3 ऑर्बिटल है ना, px py और pz, तो इसमें से 2px और 2py का एनर्जी कम होता है, 2pz का ज़्यादा, या 2pz सिग्मा में इन्वॉल्व होता है, 2px 2py पाई में, इसलिए हम लोग यहाँ लिखते हैं पाई 2px और पाई 2py। पूरा थ्योरी समझना होगा, मतलब इसके लिए आप एमओ थ्योरी का जो है वीडियो देखो चैप्टर वाला, तब डायरेक्ट थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। वैसे यहाँ 2 एंटी बॉन्डिंग ऐसे, दिस वन इज पाई 2px एंटी बॉन्डिंग, दिस वन इज पाई 2py एंटी बॉन्डिंग एंड दिस इज सिग्मा 2pz एंटी बॉन्डिंग। अब इसको मिला दो ऐसा, ऐसा। अभी 1 2 3 इलेक्ट्रॉन इधर, 3 इलेक्ट्रॉन इधर, टोटल 6 हुए, तो 6 में से 1 2 3 4 5 6 हो गया ऐसे। तो ये जो बीच वाले जो बने, ऑल दीज आर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स ऑफ N2, इधर वाले सारे हुए एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन, इधर वाले भी सभी हुए एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन ऐसा। तो यही डायग्राम हम लोग को बनाना था, बस इतना सा काम करोगे। और पोस्टुलेट यदि साथ में आया तो कुछ पोस्टुलेट्स को भी लिखना होगा तब। इसके अलावा आप चाहो तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख सकते हो, हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं है लेकिन इसे कर सकते हो। कैसे लिखोगे, तो सिग्मा 1s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 1s एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2s बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर सिग्मा 2s एंटी बॉन्डिंग में भी 2 इलेक्ट्रॉन। इसके बाद अब यहाँ से आ जाओ, पाई 2px बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, पाई 2py बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन, सिग्मा 2pz में 2। आगे नहीं है तो खाली रह जाएगा। यहाँ से निकालते हैं नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बिना मार्क वाला, तो 2 4 6 8 10। फिर निकालते हैं एंटी बॉन्डिंग, तो 2 4। फिर बॉन्ड ऑर्डर फार्मूला होता है क्या, Nb माइनस Na/2, मतलब 10 - 4/2 6/2 मीन्स 3। और 3 आ जाने का मतलब कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच ऐसा 3 बॉन्ड है। तो 3 में से देखो, ई बॉन्डिंग है, ई एंटी बॉन्डिंग है, तो ये दोनों मिलके ख़त्म। फिर ई बॉन्डिंग है, ई एंटी बॉन्डिंग है, तो ये दोनों मिलके ख़त्म। अब यहाँ से देखोगे तो देखो ये तीनों बॉन्डिंग ऑर्बिटल है, 1 2 3, तो तीनों में से ये दोनों पाई ऑर्बिटल है। इसका मतलब कि यहाँ 2 ऐसे पाई बनेंगे और ई जो है सिग्मा ऑर्बिटल है, तो ये ऐसे सिग्मा बनेगा। समझ गए बात को? तो ऐसे इसका मतलब हो गया यहाँ तक। तो इतना काम करोगे, पोस्टुलेट आया नहीं भी लिखे और यदि इतना बॉन्ड ऑर्डर का कैलकुलेशन वगैरह कर देते हो तो 5 मार्क्स में से 4 तो कोई रोकने वाला नहीं है। बहुत चांस है नहीं ही आना चाहिए पोस्टुलेट, बस डायग्राम आ जाए तो उसी को हम लोग बना देंगे। और मॉडल सेट में N2 दिया, हो सकता है एग्जाम में N2 ना दे करके O2 दे दे, यही दोनों में से कोई एक देने का पॉसिबिलिटी, आइदर N2 या O2। क्यों? क्योंकि इसके बाद जब आप ऑक्सीजन का बनाओगे ना, तो ऑक्सीजन में भाई यहाँ चेंज करता है कि सिग्मा 2pz का एनर्जी रहता है इसमें कम, और फिर पाई 2px और पाई 2py का एनर्जी होता है ज़्यादा। उलट जाएगा ये, ऐसे करके हो जाएगा। तो बस वहाँ ध्यान रखोगे, ऊपर में नहीं उलटता है, केवल यहाँ उलटता है ऐसा। ये तो थ्योरी में बताया गया है जब चैप्टर पढ़ रहे थे उस समय। समझ गए? तो यह तो क्वेश्चन नंबर 70 MOT बहुत इंपॉर्टेंट
टॉपिक है, क्वेश्चन भी है। अब अंतिम के दो प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18 और 19, दोनों के दोनों न्यूमेरिकल्स हैं। सेट 3 था। यह केवल 18 नंबर न्यूमेरिकल है। एक पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए बोल रहा है कि जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, मतलब कि के से जिसको लिखते हैं, उसका वैल्यू दिया हुआ है 10। पूछा है कि इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा। डेल्टा जी नॉट इज स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी चेंज, मतलब यह भी इक्विलिब्रियम का है या इसको थर्मोडायनेमिक्स से भी कोरिलेट कर सकते हो। थर्मोडायनेमिक्स और इक्विलिब्रियम दोनों का जो है कॉमन टॉपिक है। तो देखो एक रिलेशन होता है, डेल्टा जी नॉट बराबर -2.303 RT log के का वैल्यू तो डायरेक्ट दिया हुआ है, R और T, तो उसके लिए टेम्परेचर भी यहाँ गिवन है 300 केल्विन, R का वैल्यू भी गिवन है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। तो कुछ करना ही नहीं है, बस फार्मूला याद था, इसमें पुट कर दे रहा है, 5 मार्क्स साथ में। तो -2.303 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, T दिया हुआ है 300 केल्विन, log K का वैल्यू 10, ये केल्विन केल्विन खत्म हो जाना है, log 10 का वैल्यू 1 होता है। इसके अलावा कोई दूसरा लॉग आएगा तो एग्जाम में वैल्यू दिया हुआ रहेगा, बस इसको गुना भाग करो, जो आएगा वही जूल पर मोल में। और इस सॉल्व करने के बाद जो है आता है -5744.14 जूल पर मोल। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे, पॉइंट को यहाँ कर दो, तो -5.74414 इंटू 10³ जूल पर मोल। 10³ मीन्स किलो, 1000, तो -5.74 इंटू, या इंटू नहीं डायरेक्ट लिख दें, किलो जूल पर मोल। कोई ज़रूरी नहीं ऐसा करना, यहाँ तक भी छोड़ोगे तो मार्क्स कटेगा नहीं, लेकिन ऐसे हम लोग स्टैंडर्ड किलो जूल में कन्वर्ट करके लिखते हैं, ठीक। और एक अब अंतिम क्वेश्चन, इसमें कंजुगेट एसिड और बेस लिखना है, कंजुगेट एसिड बेस। इक्विलिब्रियम चैप्टर का टॉपिक है और शुरू से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं एसिड बेस। उसमें से सेट 1 में पढ़े थे आर्हेनियस का कंसेप्ट, सेट 2 में हम लोग पढ़े लेविस का कंसेप्ट, अभी है ब्रोंस्टेड का। देखो आर्हेनियस का जो कंसेप्ट पढ़े थे, क्या पढ़े थे, अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग लेविस का कंसेप्ट पढ़े और अभी ब्रोंस्टेड का। ब्रोंस्टेड लॉरी दो अलग अलग थे, दोनों का कंबाइंड है। तो आर्हेनियस के अनुसार एसिड वह सब्सटेंस है जो H+ आयन देगा, किसमें, तो एक्वस मीडियम में। बेस वह सब्सटेंस होगा जो OH- आयन देगा, किसमें, एक्वस मीडियम में। लेविस के अनुसार एसिड वह सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा, बेस वह सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। अब ब्रोंस्टेड के अनुसार एसिड वह सब्सटेंस है जो H+ आयन डोनेट करेगा इन एनी मीडियम, किसी भी मीडियम में। देखो आर्हेनियस के अनुसार कि H+ देगा एसिड, लेकिन वो हमेशा वाटर में फर्निश करेगा। ब्रोंस्टेड बोलता है कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी मीडियम में H+ दे दे तो एसिड है। बेस इसका था OH- डोनर, यहाँ है नहीं, इसका बोल रहा है कि H+ आयन एक्सेप्टर, तो H+ आयन डोनेट करेगा तो ब्रोंस्टेड एसिड, और H+ आयन एक्सेप्ट करेगा तो ब्रोंस्टेड बेस। तो इसमें से जैसे मान लो कि हम HCl एक एसिड लें, जानते हैं हम लोग एसिड है या, अभी एसिड क्या करेगा कि अपना H+ लूज करेगा और Cl- बनाएगा, तो यह H+ आयन दे रहा है इसलिए एसिड कहलाया। लेकिन H+ आयन रिलीज होने के बाद ये जो नेगेटिव स्पीसीज बना, यह नेगेटिव स्पीसीज पे फिर से इसका टेंडेंसी होगा H+ एक्सेप्ट करने का। अरे भाई Cl पे माइनस है तो H+ एक्सेप्ट करेगा ही, तो ये फिर से H+ यदि एक्सेप्ट करेगा तो H+ आयन एक्सेप्टर तो फिर बेस कहलाएगा, मतलब ये Cl- फिर यहाँ से बेस हो गया। लेकिन यह ओरिजिनली बेस नहीं है, बल्कि इस एसिड के H+ लूज करने के चलते बना, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे कंजुगेट बेस। सो दिस Cl- इज कंजुगेट बेस ऑफ HCl। उसी प्रकार से मान लो कि
CO3 डबल माइनस है, माइनस चार्ज है मतलब ये H+ ले सकता है तो बेस होगा। अब क्या करो, इसमें तुम एक H+ ऐड कर दो, तो ऐड कर दो तो ये बन जाएगा HCO3 माइनस। तो यहाँ ये H+ अभी ले रहा है इसलिए कहलाएगा क्या, बेस। लेकिन जब ये H+ ले लिया और अब इसमें H आ गया तो ये वापस से इस H+ को डोनेट कर सकता है, और जब H+ डोनेट करेगा तो फिर से एसिड हो जाएगा। लेकिन यह एसिड ओरिजिनली नहीं है बल्कि यह बना है इस बेस का H+ लेने से, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कंजुगेट एसिड। तो इसमें कंजुगेट एसिड और बेस का कंसेप्ट आता है, और यह कंसेप्ट कैसे आया तो यहाँ से समझे इसको, यहीं से कैलकुलेट निकालना है कि यदि कोई एसिड है तो वह H+ दे करके कंजुगेट बेस बनाएगा, उसी प्रकार से यदि कोई बेस है तो H+ ले करके कंजुगेट एसिड बनाएगा। बस यही लाइन को याद रखना है। और क्वेश्चन जो इसमें पूछा है वह कुछ एसिड दिए हुए हैं, उस एसिड का कंजुगेट बेस निकालने बोला है। कुछ एसिड दिए हुए हैं और क्या करना है, उसका कंजुगेट बेस निकालना है। तो क्या करोगे, एसिड दिया हुआ है, कंजुगेट बेस निकालना है, तो क्या फॉर्मूला पड़े थे, एसिड बराबर H+ प्लस कंजुगेट बेस। तो कंजुगेट बेस निकालोगे तो H+ इधर आ जाएगा, मतलब कि एसिड माइनस H+। तो देखो यहाँ हम लिखते हैं एसिड और यहाँ इसका लिखते हैं कंजुगेट बेस, ठीक। तो एसिड में दिया हुआ है HF, कंजुगेट बेस लिखना है तो क्या करेंगे, एसिड से H+ हटा देंगे, तो इसका H+ हटा दो तो बचा F-। उसी प्रकार से अगला दिया हुआ है H2SO4, इसका कंजुगेट बेस निकालना है, तो इसका भी H+ हटा दो, तो एक H+ हटा दोगे तो बचेगा HSO4-, या एक और हटा दोगे तो SO4 डबल माइनस। उसी प्रकार से अगला है H2O, तो इसका एक H निकाल दो तो बचेगा OH। तो हम लोग H नहीं निकाल रहे हैं, H+ निकाल रहे हैं, इसलिए जो भी बचेगा उस पर एक माइनस। वैसे ही NH3 है, फिर इसका भी H निकाल दो तो बचेगा NH2 और एक माइनस। और लास्ट में है CO3 माइनस, तो इसका एक H निकाल दो, तो CO3 माइनस तो पहले से था, एक H+ और निकल गया तो एक और माइनस। समझ गए, पूरा डिटेल इक्विलिब्रियम चैप्टर में है। बस भाई अभी इतना सा बात याद रख लेना कि 3 जो एसिड बेस का कंसेप्ट पढ़े उसमें से ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के अनुसार कि यदि कोई एसिड अपना H+ लूज करे तो जो स्पीसीज बनेगा वह उसका कंजुगेट बेस कहलाएगा, और यदि कोई बेस H+ एक्सेप्ट करे तो जो स्पीसीज बनेगा वह कंजुगेट एसिड कहलाएगा। तो अभी का क्वेश्चन में कंजुगेट बेस पूछा है, हो सकता है एग्जाम में कंजुगेट एसिड लिखने बोल दिया जाए, इसी को उलट देगा कि OH माइनस का कंजुगेट एसिड लिखो। तो कंजुगेट एसिड लिखेंगे मतलब क्या करेंगे, बेस में H+ जोड़ देंगे, तो OH माइनस में H+ जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। फिर ऐसे ही बोलेगा कि SO4 डबल माइनस का लिखो कंजुगेट एसिड, तो क्या करोगे, H+ को जोड़ देना, एक H+ को जोड़ना, तो HSO4 माइनस बन जाएगा। समझ गए, तो इसी का उल्टा। तो इस तरह से यह मॉडल सेट का भी सारे क्वेश्चंस हो गए। तो इस तरह से तीनों मॉडल सेट हम लोग कंप्लीट किए। टोटल 11 वीडियो लेक्चर, सबसे बड़ा था सेट 1 ही। और बताए शुरू में ही बताए थे कि चांसेस है कि मैक्सिमम क्वेश्चन मॉडल सेट से आ जाए, तो अच्छे से करो इसको। नोट्स जो भेजा गया है सॉल्यूशन उसको रटो। यही क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए तो ठीक, नहीं तो इसी से मिलते जुलते आएंगे। तो वीडियो में प्रयास किया गया है कि वैसे सिमिलर टॉपिक्स को भी कवर अप करके हम लोग चले। तो ठीक है, इतना अच्छे से कर लोगे, धन्यवाद।